और जय हिंद दोस्तों अभी देखेंगे तो हम डेली बेसिस पे आपका जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं बिहार सीजीएल 4 का। और ये आप देखेंगे तो आपका टेस्ट आपका 6 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 5 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के जो प्लेलिस्ट है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और आपको चीज़ बता दें कि आपका जो BSSC सीजीएल 4 आपका है उसका प्रैक्टिस सेट जो है आपका ऑनलाइन मतलब टेलीग्राम पे स्टार्ट कर दिया गया है। रात आपका 9 बजे डेली होता है, तो आप उसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा 50 दिन। तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। पहला हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं पहला प्रश्न, क्योंकि हम जीके जीएस को ही डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। देखिए बोला कि मंदार पर्वत है ना, मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है। जो आपका मंदार पर्वत है बिहार के कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपको बांका जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, बांका जिले में स्थित है। देखिए हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ में मंदार पर्वत का जो है धार्मिक महत्वपूर्ण है, एक तरीके से बोल सकते हैं महत्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक तरंग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक तरंग। देखिए पृथ्वी के अंतराजी लिखा है ना, पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है जो सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करती है, जिसे भूकंप कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? देखिए नदी रोपवे की बात करते हैं तो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, असम राज्य में। और बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के दो तटों को यह जो है रोप जोड़ता है, और इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 1.82 किलोमीटर हो जाएगा, 1.82 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलहन और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। क्या होगा? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर कोरल रीफ जो है पाई जाती है। समुद्री एवं तटीय आवास में जीवों एवं पौधों की असंख्य प्रजाति जो है पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जो है जाना जाता है? बताइए इसे हम किस नाम से जानते हैं स्थानीय रूप से? इसका उत्तर हो जाएगा, लिखा गया है मैंगसो, लिखा गया है मैंगसो सावर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो सी सही होगा, मैंगो सावर्स। क्या होगा? मैंगो सावर्स। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र से है ना, समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास जो है निकलती है? बताइए रोहतांग दर्रे के पास निकलता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। व्यास दोस्तों देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? व्यास नदी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहता है? तो आपका तापी या फिर आप इसको ताप्ती भी बोल सकते हैं। आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होता है। यह नदी अरब सागर में ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर हम 13 नंबर देखेंगे। देखिए 13 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? देखिए शीर्ष 3 आबादी वाले अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राइट आंसर पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहले पे आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा महाराष्ट्र, और तीसरे पे आपका हो जाएगा बिहार। पहले पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे पे हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरे पे हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का देखेंगे तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? बताइए भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हो जाएगा बैरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा बैरन। देखिए बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
वही अगर हम बात करते हैं नारकोंडम के बारे में, तो आप याद रखिएगा नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। क्या होगा? प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैबू लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहां पर अवस्थित है? बताइए, कैबू लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो भी सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। तो नोट कीजिएगा ये सब। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है रात 9 बजे, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 बैच आपका लॉन्च किया गया है। इसमें देखेंगे तो आपका 3 किताब को हमने रखा है। 3 किताब को मैंने, इसका ये उद्देश्य है कि आपको 50 प्रैक्टिस सेट 50 दिन हम करवाएंगे, और इसका कॉस्ट की बात करते हैं तो मात्र मैंने 149 रुपये ही रखा है। अब देखिए, आप कोई भी किताब मार्केट से खरीदने जाएंगे तो आपको 150 से 200 में एक किताब मिलेगा, लेकिन अब आपको हम कितना दे रहे हैं? 3 किताब, और भी आपका 50 प्रैक्टिस सेट के साथ दे रहे हैं। ये आपका जो बैच है 20 अगस्त से दोस्तों देखेंगे तो आपका शुरू हो चुका है। संडे को सेट ऑफ रहता है, ठीक है। और जो टेस्ट का टाइमिंग आपका 9 PM में हम टेस्ट का टाइमिंग रखे हुए हैं। टेस्ट आप देखेंगे तो क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ में आपको 150 क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। और ये आपका जो पीडीएफ होगा आपका फुल लेंथ, मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन के साथ होगा। इसमें आंसर की और मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का सबका जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है। अब देखिए, इसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये आपका देखिए पेमेंट नंबर दिया गया है 7084280423 पे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए गूगल पे और फोन पे, आप चाहे तो पेटीएम से भी कर सकते हैं, जिससे आप चाहे पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर लीजिएगा तो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 8756546533 है ना। आप इस पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस पे भेज दीजिएगा। अपना नाम और टेलीग्राम नंबर आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत लोग ज्वाइन होकर टेस्ट बना भी रहे हैं, तो क्यों आप किसी से पीछे रहेंगे। और 149 रुपये में आपको 50 प्रैक्टिस सेट कम नहीं होता है, ठीक है। आराम से आप जो है दोस्तों करीबन देखेंगे तो आपका लमसम ठीक ठाक 15,000 क्वेश्चन आप बोलेंगे तो अगर आपका जो है लमसम आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक ठाक है, आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे तो आपका जो है 1500 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में आपका 150 क्वेश्चन होता है। चलिए हम आते हैं वीडियो पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों। जो अभी हमारा जीके जीएस उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपने आप को बेहतर कीजिए डेली बेसिस पे, क्योंकि कंपटीशन देख ही रहे हैं कितना हाई लेवल से बढ़ रहा है दिन पर दिन, ठीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है? बताइए, इनमें से हमारा जो है किसका निर्माण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एटीपी, हाइड्रोजन दाता तथा O2 का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि सही कथन का चयन कीजिए। बताइए सही हमारा कथन क्या है? देखिए, सही कथन की बात कर लेते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको आंसर क्लियर हो पाए। देखिए, इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन अत्यावश्यक है। तो यही देखेंगे तो आपका 27 का जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए, इसमें ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही की तरह जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ऊर्जा की इकाई नहीं है। बताइए, इनमें से दोस्तों हमारा जो है कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या जो है दोस्तों आपका संरक्षित हो रहेगा? क्या संरक्षित रहेगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो आपका कोणीय संवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, कोणीय संवेग। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हो? जबकि वे समान गति से गमन कर रही हो। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फा कण देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, NaMgAl तथा Si की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे देखेंगे तो आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हम जीके जीएस को ही देखेंगे। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 37 नंबर से है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो राइट आंसर देखेंगे 37 का। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? बताइए दोस्तों। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गुजरात।
देखिए पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के मामले में पूरे विश्व में भारत जो है 4th नंबर पे आता है। भारत में कौन सा राज्य जो है मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है, बताइए मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, गुजरात देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत मूंगफली तेल का विश्व का अग्रणी निर्यातक है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश जो है स्थलरुद्ध है, बताइए इनमें से हमारा जो है दोस्तों कौन सा देश जो है आपका स्थलरुद्ध है। तो राइट आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इथोपिया देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा इथोपिया। देखिए अफ्रीका का सिंह पूर्वी अफ्रीका का एक महाद्वीप प्रायद्वीप है ना, पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है। यह अरब सागर में अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे तक स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सिंह के समान लगता है देखने में, ठीक है। अगला है गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में दक्षिण क्षेत्र में है, क्या होगा, भारत में दक्षिण क्षेत्र में है, ए सही उत्तर होगा। गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकेगा या फिर किया जा सकते हैं। तो राइट आंसर देखेंगे 41 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। देखिए बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण, ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी सही हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 358 जब आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्रक पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में जो है बनाई गया था, है ना, बनाई गई थी। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। पी से महालनोबिस हो जाएगा, क्या होगा, पी से महालनोबिस। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का अगर हम अवधि की बात करते हैं तो 1956 से लेकर के जो है 61 हो जाएगा। 1956 से लेकर के जो है इसका एक अवधि होता है 56 से 61 का। और जो इसका लक्ष्य वृद्धि की बात करते हैं तो 4.5 यानी 4.5% जो है था, और वास्तविक की बात करते हैं तो 4.27 मतलब एक तरीके से कम था। अगला हमारा कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 112 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 112। देखिए सब बजट शब्द जो कि बुजेट फ्रांसीसी शब्द से बना है जिसका अर्थ चमड़ा का थैला होता है। इसमें आय व्यय का लेखा जोखा होता है, कितना बजट कितना पास करना है कहाँ का, तो हर तरीके से बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है, एक उदारवादी सिद्धांत है। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना या फिर रखना। ऑप्शन नंबर जो है 44 का बी होगा। देखिए जब अनुच्छेद 44 पढ़ेंगे तो इसके अनुसार नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है लागू करने का एक तरीके से प्रयास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है भी होगा, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एक आपका प्रश्न पूछता है दोस्तों विधि का शासन, तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आप इसको याद रखिएगा। एक आपका प्रश्न पूछता है आपका मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और एक आपका प्रश्न पूछता है दोस्तों, जैसे संविधान की एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, उच्चतम न्यायालय
के शक्ति और अधिकार और उपराष्ट्रपति के पद, ये सब देखेंगे तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो ये जो कार्यकाल होता है दोस्तों, ये आपका देखिए 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, 2 वर्ष का होता है। बिहार राज्य प्राक्कलन समिति में अधिकतम 25 सदस्य होते हैं और 19 विधानसभा से एवं 6 विधानसभा से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहाँ पे है देखेंगे, ये रहा आपका 57 नंबर। देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको बनाते हैं। 57 नंबर देखिए, भोजन के जैव दीर्घ अणु की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं, मानव पाचन तंत्र, तो ये हो जाएगा आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां। अमाशय भित्ति, एक सेकेंड, अमाशय भित्ति, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है। देखिए पहला आपका देखेंगे तो चौथा में चला जाएगा। ठीक है, भोजन पाचन तंत्र की बात करते हैं तो ये आपका आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां सही है। अमाशय भित्ति की बात करते हैं तो ये हो जाएगा जे आकार की थैलीनुमा संरचना और लिखा गया है गर्दंती, ये आपको हो जाएगा दोस्तों जबड़े की अस्थियों में अंतः स्थापित। और सेरोसा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अंतरांगों की बाहरी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी राइट आंसर होगा। अगला की सन प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्टीकृत केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतः शोषण की अवधि को कम कर सकता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका श्वास अनुचलनी केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो बी जो है राइट आंसर होगा। मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा श्वास को नियंत्रित करता है, यह भी नोट कीजिएगा। अगला कि अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप, अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप दोस्तों देखेंगे तो 59 का ऑप्शन नंबर डी होगा। समय के साथ नहीं बदलता है लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 59 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय है, तो ये हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला कि नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाले तत्वों में से किसकी आयनन एंथैल्पी उच्चतम है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक जो है आपका ताप सुगतट्य है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 62 का। देखिए 62 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। टेफ्लॉन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा टेफ्लॉन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा टेफ्लॉन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो आपका कौन सा है? बताइए इसका आंसर देखेंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए लोकसभा में मध्य प्रदेश से अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 सीट हैं। कितना है? 6 सीट हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए देखेंगे तो आपका 47 सीट है, 47 सीट है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो देखिए ये हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का, तो बी जो है दोस्तों आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। देखिए 25 जनवरी याद रखिएगा, 25 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह तिरंगा फहराना महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसके तहत 19 का 1 क को मौलिक अधिकार बताया परंतु इसे कानून अधिकार जो है नहीं बना सकती है। अगला है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। देखिए बात करते हैं 1875 पढ़ेंगे जब आप। 1875 में बंबई में आर्य समाज की जो है स्थापना किया गया था बंबई में,
और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया था। अगला कि डैश में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1817। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा 1817। और यह पुस्तक भारतीय इतिहास का प्रथम संपूर्ण पाठ्यक्रम का व्यवस्थित पुस्तक था। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो 3 था जिसमें से आपका पूछ रहा है कौन आपका नहीं था, है ना। तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो 72 का ऑप्शन नंबर सी रैमजे मैकडोनाल्ड दोस्तों देखेंगे तो ये नहीं था। बाकी लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर सब देखेंगे तो 30 मतलब 1 2 3 मतलब A B D सही है, लेकिन हमारा जो है सी गलत उत्तर हो जाएगा। अब 1946 में देखेंगे तो आपका कैबिनेट मिशन बोल सकते हैं सदस्य एक तरीके से। अगला कि किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी उत्तर हो जाएगा फिरदौसी, है ना, याद रखिएगा। देखिए फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला की उपशाखा है जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संख मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून जो है कहा था? काला कानून किसने कहा था? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा MK गांधी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? MK गांधी। मोहन दास करमचंद गांधी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। बात करते हैं मार्च 1919। देखिए मार्च 1919 में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रोलेट एक्ट जो है लाया गया था। अगला कि सयादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? बताइए किस धर्म से है? तो ये आपको देखने को मिलता है जैन धर्म से है। दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है 75 का सी हो जाएगा, जैन धर्म से है। देखिए सयादवाद को अनेकांत के है ना अनेकांतवाद के नाम से भी जो दोस्तों जानते हैं, और सयादवाद का अर्थ जो है आपका अपेक्षता है ना अपेक्षतावाद होता है। सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, अध्यक्ष के रूप में। तो 1925 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा 1925। ठीक है, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1925। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का दोस्तों आधार था। तो राइट आंसर 77 का देखेंगे तो आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 77 का ए सही होगा। और आप सभी को पता है जो पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, तो 1951 से लेकर के दोस्तों जो है 56 जो है इसका अवधि हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को जो है प्राथमिकता दिया गया था दूसरा पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। ये सब तो आपका मैथ रीजनिंग दिया गया है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए ADH रुधिर के एंजियोटेंसिनोजन को लिखा गया एंजियोटेंसिन में बदले जाने को रोकता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी एल्डोस्टेरोन पानी के पुनः अवशोषण में मदद करता है, सही है। ANF सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ावा देता है। रेनिन इससे वाहिका जो है लिखा गया है विस्फोरण होता है। तो ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा 88 का। अब यहाँ पे देखिए उत्सर्जन अंग और संरचना प्राणी का नाम मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। हम बात करते हैं दोस्तों हम आदि वृक्क, है ना। तो ये आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका चपटे कृमि। और वृक्क की बात करते हैं तो ये आपका केचुआ हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से मिलाते हैं इसको हम, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए पहला आपका हो जाएगा चौथा में, और जो आपका वृक्क है ये आपका हो जाएगा केचुआ। और लिखा गया आपका मेलपी है ना, मेलपीगी नलिकाएं, तो ये आपका हो जाएगा तिलचट्टा। और ग्रीन ग्रंथि अथवा श्रृंगृत ग्रंथि आपका झींगा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 89 का ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण के कण रूप का समर्थन नहीं करता है? कण रूप का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। अगला है किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है?
चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो देखिए इसका आंसर 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी, केबल है ना, केबल बुद्ध विद्युत धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बद्ध विद्युत धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 लीटर का प्लास्टर है ना, 1 लीटर का फ्लास्क लिखा गया है, फ्लास्क है ना, फ्लास्क भूरे रंग की माफ कीजिएगा, भूरे रंग की ब्रोमीन वाष्प से भरा हुआ है। भूरे रंग की वाष्प की तीव्रता में थोड़ी भी कमी निम्नलिखित के डालने से नहीं होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो संगमरमर के टुकड़े हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, संगमरमर के टुकड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला के संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बताइएगा। तो कि संथाल विद्रोह के नेता की बात करते हैं तो राइट आंसर दोस्तों आपका 98 का क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सिद्धू एवं कान्हू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए संथाल या हुल विद्रोह की बात करते हैं तो 1855-56 में दोस्तों आपका हुआ था, याद रखिएगा। और बात करते हैं कि इस आंदोलन को 4 भाइयों यानी सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव ने जो है नेतृत्व किया था। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध या फिर लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, 1857 का भारतीय विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और मंगल पांडे को फांसी की सजा कब सुनाया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 हो जाएगा। अगला कि ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने जो है लॉन्च किया है? ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपका जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जल शक्ति मंत्रालय। अगला कि पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्लोवाकिया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, स्लोवाकिया, याद रखिएगा। और वर्तमान में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिकी है। कौन है? रॉबर्ट फिको हैं। सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो अभी देखेंगे तो वार्षिक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा रूस के पास है। क्या होगा आंसर? रूस के पास है। और दूसरे स्थान पर 5044 हथियार के साथ अमेरिका है और तीसरे स्थान पर चीन है, ठीक है। और भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। अगला है किस संगठन मंच ने वर्ष 2024 का ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जीता है? ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका IPBES हो जाएगा, IPBES हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 12वीं फेल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, 12वीं फेल। 12वीं फेल के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल शीर्षक वाले पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, पुस्तक से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्पना किल्लावाला होगा, कल्पना किल्लावाला, ऑप्शन नंबर ए होगा। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? टोक्यो ओलंपिक 2020 में, माफ कीजिएगा 2020 लिखा गया, कभी कभी हल्का फुल्का मिस्टेक होता है पढ़ते पढ़ते। तो 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो 7 पदक हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 7 पदक, जिसमें से आपका 1 स्वर्ण हो जाएगा, 2 रजत हो जाएगा और 4 आपका कांस्य होगा। कुल की बात करते हैं तो आपका टोटल जो है 7 पदक है। अगला है कि बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में रितिका हुड्डा ने किस खेल में जो है रजत पदक जीता है? कौन से खेल में? तो पदक की बात करते हैं तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका कुश्ती हो जाएगा। क्या होगा आंसर? कुश्ती, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहाँ पर है देख लेते हैं, क्योंकि ये सब आपका रीजनिंग, देखिए आपसे यही हम बोलेंगे कि आप अगर खुद से बनाते हैं ये सब क्वेश्चन तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और आपको डिस्कशन भी मिल जा रहा है तो आराम से इसको बनाने का प्रयास भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए घुटना संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण हैं? ये सब दोस्तों किस प्रकार के संधि के उदाहरण हैं? तो ये कब्जा संधि हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, कब्जा संधि। अगला कि विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं लेकिन पोषक कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध निम्नलिखित में से किस जगत के साथ जो है माना जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो क्या होगा? डी सही होगा। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी होता है, यह परजीवी है। अगला है कि भिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है?
देखिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग, पराबैंगनी तरंग, एक्स किरण और गामा किरण। ऑप्शन नंबर जो है 20 का क्या होगा, तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। अब गलत की बात कर लेते हैं। देखिए वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का जो है डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है। दोस्तों किसे जो है नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बी आर सुब्रमण्यम देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है। मियामी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब तो जैबक है ना, जैबक मैनसिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले और हिंदी क्षेत्र भाषी प्रस्तावक है ना, प्रस्तावक का नाम क्या है, नाम क्या था, तो ये हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन नंबर बी। डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौथा। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा ऑयल ऑफ विट्रियोल। अगला है कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों द्वारा जो है करवाया गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा विजयनगर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर। अगला है कि लिखा गया यावंदे किस देश की राजधानी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैमरून का है। किसका है, कैमरून का है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है, उपन्यास, तो हो जाएगा द सैटेनिक वर्सेज। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला कि हृदय योजना के तहत पहले चरण में बिहार का कौन सा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल को संरक्षण को पुनर्जीवित प्रदान करने के लिए जो है शामिल किया गया है, शामिल किया गया है, तो राइट उत्तर हो जाएगा गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा गया। किस वर्ष बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार शरीफ से जो है निकला था, तो राइट उत्तर हो जाएगा 1872 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1872। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है 47 का, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है। ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है ना, मतलब सर्वदाता होता है, माफ कीजिएगा सर, यहाँ पे थोड़ा सा सर्वदाता बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है 48 नंबर। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से हम। जैसे अगलसिका तंत्र की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ऊतक तरल को वापस परिसंचरण तंत्र तक पहुंचाता है। फुफ्फुस शिरा की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जनित है ना, ऑक्सीजन जनित रुधिर का वहन करता है। लिखा गया है थ्रोम्बिनाडु थ्रोम्बोसाइट, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा रुधिर का स्कंदन हो जाएगा। और लसिकाणु की बात करते हैं लिम्फोसाइट, तो हो जाएगा प्रतिरक्षा अनुक्रमिका। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जब एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन 7n14 नाभिक से टकराकर 6n14 नाभिक बनाता है तो इस नाभिकीय क्रिया में उत्सर्जी अन्य कण कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोटॉन। आदर्श गैस किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि, अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि वे पूर्ण युग्मित होती है तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक कोष अस्थायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 50 का डी सही आंसर होगा। दोस्तों 75 क्वेश्चन मैंने जीके जीएस का समाप्त कर दिया डिस्कशन के साथ। आज मैंने इसको देखा है, इसका आंसर की डिस्कशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बेहतर तरीके से दिया गया। मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, आप आराम से इसको सॉल्यूशन के साथ बना सकते हैं। तो आज ही आप ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। बिहार एसएससी CGL 4 के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया गया। डेली आपका 9 PM में टेस्ट होता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।